ये उरुग्वायन एयरफोर्स की कहानी है। ये कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं है। ये इंसानी हिम्मत, दर्द और जिंदा रहने की जंग की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम बात करेंगे फ्लाइट 571 की, एक ऐसी फ्लाइट जो एंडीज की बर्फीली वादियों में गुम हो गई थी। और जो कहानी वहां से निकली वो इतिहास की सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक बन गई। 12 अक्टूबर 1972 का दिन था। साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक चार्टर्ड प्लेन यूरुग्वायन एयर फोर्स फ्लाइट 571 ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें 9 क्रू मेंबर थे, जिनमें उरुग्वे की एक रग्बी टीम, ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के खिलाड़ी, उनके परिवार और कुछ दोस्त शामिल थे। ये लोग एक मैच खेलने के लिए चिली जा रहे थे। फ्लाइट एक चार्टर्ड विमान था, फेयरचाइल्ड FH-227D, जिसे उरुग्वे की एयर फोर्स चला रही थी। पायलट थे कोलोनल जूलियो फर्राडास और को पायलट लेफ्टिनेंट डेंटे लागुरारा। इनमें से एक अनुभवी था, दूसरा नया था, और एंडीज के पहाड़ी इलाकों में नेविगेशन करना बेहद चुनौतीपूर्ण था, खासकर उस समय के उपकरणों के साथ। एक गलती और सब कुछ बदल गया। ये फ्लाइट 3 घंटों में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली थी, पर आगे एंडीज जी पहाड़ियां थीं और मौसम बहुत खराब हो रहा था। तो फ्लाइट को बीच रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोज शहर में लैंड कराया गया। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। सारे यात्री चिल्ली पहुंचने के लिए तैयार होते हैं, उत्साहित थे। जैसे ही प्लेन एंडीज के पहाड़ों से गुजर रहा था, मौसम बहुत खराब हो रहा था, पर प्लेन का जो पायलट है वह इस रूट से 29 बार उड़ान भर चुका है, इसलिए उसे पक्का मालूम है कि एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। इसलिए पायलट के कॉन्फिडेंस पर यह फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर उड़ान भरती है। यहां से अब सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि यह प्लेन सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। यह प्लेन 18,000 एल्टीट्यूड पर UDD-DH रहा था और एंडीज की पहाड़ियों को पार कर रहा था। मौसम और खराब होने के कारण विजिबिलिटी कम थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट अब सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही निर्भर है, क्योंकि उसे पता था कि 1 घंटे में वो सेंटियागो पहुंच जाएगा। इसलिए वो रफ आकलन करता रहा। करीब 1 घंटे बाद उसे लगा कि वह सेंटियागो पहुंच गया है, तो उसने सेंटियागो एयरपोर्ट पर ATC से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। ATC ने कंफर्म किया और कहा कि वह प्लेन को 11,500 फीट पर ले आए। 3:21 पर पायलट प्लेन की एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है, पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही है और सामने बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को उठाते वक्त प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है और वह पिछला हिस्सा यात्रियों सहित हवा में उड़ जाता है। उसमें 3 पैसेंजर्स हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव की वजह से प्लेन का राइट विंग भी टूट जाता है और प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और प्लेन का दूसरा विंग भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है। अब बचता है सिर्फ प्लेन का फ्रंट पार्ट, वो भी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आने लगता है और ग्लेशियर से टकरा जाता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग वहीं मारे गए, बाकी जख्मी थे। चारों तरफ बर्फ, -डिग्री तापमान और चारों तरफ मौत का सन्नाटा। वे लोग 11,700 फीट की ऊंचाई पर थे। चारों तरफ सफेद बर्फ, कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे उस वीरान एंडीज की पहाड़ी अब इन बचे हुए लोगों पर कहर बनकर टूटने वाली थी। अब तक जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। जिंदगी की जंग तो अब शुरू होगी। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। परेशानी की बात तो ये थी कि सूरज ढलने वाला था और रेस्क्यू टीम को जल्दी से जल्दी लोगों को ढूंढना था। अगर रात होने से पहले उनको नहीं ढूंढा गया तो इन बर्फीली पहाड़ियों पर रात गुजारना नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जल्दी ही रेस्क्यू टीम के 4 जहाज भेजे गए। इन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां घना कोहरा था और सफेद बर्फ की चादर थी और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से रेस्क्यू टीम को क्रैश हुए प्लेन का अंदाजा नहीं लग पा रहा था। देखते देखते रात हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा।
अब शुरू हुई प्लेन के बचे हुए लोगों की जीने की जद्दोजहद। बचे हुए लोगों को उम्मीद थी कि वो आज की रात काट लेंगे, कल बचाने कोई ना कोई आ ही जाएगा, और उन्होंने क्रैश प्लेन को अपना शेल्टर बना लिया। आज की रात उनके लिए बहुत भयानक थी, क्योंकि उन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारनी थी। उस रात ये लोग कैसे भी करके काट लेते हैं, इस उम्मीद में कि कल उन्हें कोई ना कोई ढूंढ लेगा और बचा लेगा। पर उनमें से 5 लोग ये दर्द सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। अब बचे सिर्फ 28 लोग। अगले दिन फिर से रेस्क्यू के 11 जहाज खोज के लिए निकले, पर सफेद बर्फ की वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। यात्रियों ने भी अलग अलग तरकीब लगाई रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए, पर हर कोशिश धुंधली पड़ रही थी। रेस्क्यू टीम आती और उनके ऊपर से गुजर जाती। यात्रियों को उन पहाड़ियों पर 8 दिन गुजर चुके थे। उनके पास खाना बहुत कम बचा था, बस कुछ चॉकलेट्स, वाइन, बिस्किट और खाने के पैकेट्स ही थे। और कोई रेस्क्यू सिग्नल भी नहीं चल रहा था, क्योंकि विमान का रेडियो टूट चुका था। हर दिन एक नई जंग, हर दिन कोई ना कोई मरता, कुछ ठंड से, कुछ जख्मों से। दिन में सूरज जलाता और रात को बर्फीली हवाएं हड्डियां जमा देती। वो लोग टूटे हुए विमान के मलबे में छिपे रहते, एक दूसरे को सहारा देते, लेकिन मौत की परछाई हर पल उनके आसपास मंडराती रहती। 8 दिन बाद उन्हें एक और झटका लगा, एक और त्रासदी, हिमस्खलन की तबाही। 24 अक्टूबर की रात, जब सब सो रहे थे, एक भयानक हिमस्खलन आया और पूरा विमान बर्फ में दब गया। 8 और लोग दबकर मर गए। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। वे बर्फ को खोदकर बाहर निकले, लेकिन अब उनके पास कोई शेल्टर नहीं बचा था। अब वे पूरी तरह खुले आसमान के नीचे थे। 17 दिन बीत चुके थे, खाना खत्म हो गया था। अब सवाल था, जिंदा रहने के लिए क्या करें? पानी का इंतजाम तो कर लिया था। दिन में सूरज की गर्मी में बर्फ को पिघलाकर वह बूंद बूंद पानी इकट्ठा करते थे। खाने के लिए कुछ नहीं था। यही वो मोड़ था जिसने इस कहानी को इतिहास की सबसे डिस्टर्बिंग घटनाओं में शामिल कर दिया। जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के शरीर का मांस खाने का निर्णय लिया। बहुत सोचने के बाद, कई दिनों की भूख के बाद हिम्मत जुटाकर उन्होंने यह कदम उठाया। कैनिबलिज्म, जो दुनिया में अपराध माना जाता है, लेकिन वहां वो सर्वाइवल था। अब उन्हें समझ आ गया था, कोई बचाने नहीं आ रहा है। 11 दिसंबर को और एक एवलांच आता है और 3 लोग मारे जाते हैं। अब सर्वाइवल की संख्या सिर्फ 16 रह जाती है। नांदो पराडो और रोबर्टो कनेसा, ये 2 नौजवानों ने तय किया वे खुद मदद लाएंगे। 15 नवंबर को दोनों नौजवान ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल जाते हैं। न कोई मैप, न कोई गियर, बिना कोई सहारे से वे 3 दिनों तक उस ग्लेशियर पर चढ़ने के बाद चोटी पर पहुंचे। तब इन्हें पता चला कि वो गलत दिशा की ओर बढ़ रहे थे, पर ऊपर चोटी पर होने की वजह से उन्हें रास्ता ढूंढने में आसानी हो जाती है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। तकरीबन 9 दिनों तक चलने के बाद इन्हें नदी की छोटी धारा दिखाई पड़ती है और वे दोनों उसी दिशा चलते जाते हैं। 9 दिनों के बाद उन्हें नदी के दूसरे किनारे पर कुछ किसान दिखाई देते हैं। अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने 9 दिन का सफर तय किया था, बिना मैप, बिना गियर, सिर्फ हौसले के दम पर, एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए। बहुत तकलीफों के बाद उन्हें सफलता मिली थी। उनकी हिम्मत रंग लाई। फिर वहां के लोगों ने सेना को खबर दी। 23 दिसंबर 1972, पूरे 72 दिन बाद एंडीज की बर्फीली वादियों में बचे 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। टीवी, रेडियो, अखबार, हर जगह यही खबर थी। इस घटना को मिरेकल ऑफ द एंडीज कहा गया। जब पता चला कि बचे लोगों ने अपने मरे हुए साथियों को खाया, कुछ ने आलोचना की, कुछ ने समझा, लेकिन सबने माना ये इंसानियत की एक ऐसी हद थी जहां जिंदगी और मौत के बीच बहुत पतली रेखा थी। कैथोलिक चर्च ने भी कहा यह गुनाह नहीं था, ये जीने की मजबूरी थी। आज भी ये कहानी क्यों याद की जाती है? फ्लाइट 571 की कहानी हमें बताती है, जब हालात सबसे बुरे हों तब इंसान का हौसला सबसे ऊंचा हो सकता है। मौत जब सामने हो तब भी उम्मीद की लौ बुझने नहीं देनी चाहिए। फ्लाइट 571 सिर्फ एक विमान नहीं था, वो इंसानी जज्बे का प्रतीक बन गया। एक कहानी जो सिखाती है कि कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी डरावने क्यों ना हों। ऐसी ही आने वाली रियल कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें।